ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ प्रायद्वीपीय पठार। मेरा नाम इंजीनियर डीके राठी है। तो यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है प्रायद्वीप और एक शब्द आ रहा है पठार। पहले इनकी व्याख्या कर लेते हैं, इनका तात्पर्य क्या है। तो ये जो शब्द है प्रायद्वीप या पेनिनसुला, इसका तात्पर्य है जो तीन ओर से जल से घिरी हुई भूमि होती है उसको कहते हैं प्रायद्वीप। और यदि हम भारत को देखें तो भारत के भौगोलिक नक्शे में जो ये दक्षिण का हिस्सा है हमारा, वह हिस्सा जो है ये प्रायद्वीप कहलाता है, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस जगह पर तो अरब सागर है, क्योंकि हमारी भूमि जो है ये इस प्रकार से है, और यहाँ पर आ जाता है बांग्लादेश। तो इस तरीके से भारत की ये भूमि जो है, इधर तो अरब सागर से, इधर बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल से, और दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पर इंडियन ओशियन या फिर हिंद महासागर इससे घिरी हुई है। तो इसी को प्रायद्वीप कहते हैं। और यह भी ध्यान रखना है, भारतीय प्रायद्वीप जो है उसे कहते, वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भारतीय प्रायद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। पहला कौन सा है, यह प्रश्न मन में आएगा। दूसरा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो वैसे है वह आता है अरब सागर। तो यहां पर यदि मैं ऐसे बनाना शुरू करूं इस तरीके से, ये हिस्सा जो है इसी को कहते हैं अरब प्रायद्वीप, जो ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, इधर की तरफ जो है, यहाँ पर तो है, यहाँ पर है लाल सागर, ये वाला हिस्सा, तो इसका नाम है लाल सागर। ये हिस्सा जो है ये कहलाता है अरब सागर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और बीच का जो हिस्सा है इसे कहते हैं फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ या पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। तो ये तीन तरफ जल से घिरा होने पर इसे कहते हैं अरब प्रायद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा, और भारतीय प्रायद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा पॉइंट था वह हमारा क्लियर हुआ कि इसका तात्पर्य क्या होता है। इसके बाद आता है अगला जो शब्द इसमें दे रखा है, वह दे रखा है पठार। अब पठार जो होती है यह एक मेज के जैसी आकृति जो होती है प्राकृतिक, उसी को कहते हैं पठार। तो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है इसी को लिखते हैं। तो अगला जो शब्द है वो है पठार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटू। तो प्लेटू जो होता है यह, इसकी विशेषता क्या है, यह मेज जैसी आकृति होती है, जैसी आकृति होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे हम बना दें, ठीक है। तो ये जो बीच का हिस्सा है उठा हुआ, अपने बराबर के इन समतल हिस्सों की तुलना में, इसी को कहते हैं पठार। दूसरी विशेषता क्या है पठार की, वह भी देख लीजिए। इसकी विशेषता यह है कि इसका शीर्ष जो है, इसका शीर्ष समतल होता है, शीर्ष समतल, जैसे आप यहां देख पा रहे हो। तो ये हिस्सा जो है समतल है, या फिर थोड़ा उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, उबड़ खाबड़। और अगला विशेषता क्या है कि अपने ये जो मैदानी क्षेत्र है, तो यह मैदानी क्षेत्र से ऊंचा, मैदानी क्षेत्र से ऊंचा
किंतु किंतु पर्वतों से नीचा होता है, पर्वतों से नीचा होता है। ठीक है, तो यदि हम इस मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसकी तुलना में तो इसकी ऊंचाई अधिक है, और यदि यहाँ पर एक पर्वत होता तो पर्वत की तुलना में यह नीचा होता। तो ये हो गया हमारे इसके बारे में जो परिभाषा थी वह कंप्लीट हुई। अब देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप का कहां पर भारतीय प्रायद्वीप है। तो जरा मैं आपको भारत के भौगोलिक नक्शे पर एक बार उसको दर्शा देता हूं, ताकि हमारे लिए उसे जब हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाए। इसमें मैं जो बना रहा हूं इसमें हम पूरे भारत के नक्शे को एक बार बना देते हैं, ताकि कहां से वर्गीकरण शुरू होगा वह मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। ठीक है, अब जो हमारा प्रायद्वीप है ये हिस्सा जो है यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल और ये हो गया ब्रह्मपुत्र घाटी। तो इसका जो दक्षिणी किनारा है हमारे इस मैदानी क्षेत्र का, ये जो दक्षिणी किनारा है यही कहलाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है वह कौन सा हो गया, तो अभी एक एक करके मैं पॉइंट आपको लिखवाता हुआ भी चलूंगा और नोट्स की फॉर्म में भी आपको ये मिलेगा ही। तो सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं तो यहां पर हम लिख रहे हैं सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वह पॉइंट आएगा इसकी स्थिति क्या है, पोजीशन, स्थिति या पोजीशन। तो स्थिति या पोजीशन यदि हमें जाननी है तो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे उत्तर के महान मैदान के दक्षिण में, महान मैदान के दक्षिण में। तो स्पष्ट हो गया कि ये उत्तर भारत के महान मैदान है, और यहां से लेकर और नीचे जो कन्याकुमारी है यहां पर कन्याकुमारी तक यह कहलाता है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो पहला पॉइंट हमारा इसका यह हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे इसकी उत्पत्ति। तो दूसरी पॉइंट जो है वह होगी उत्पत्ति या ओरिजिन। तो इसकी उत्पत्ति जो है वह कहां से हुई, तो इसकी उत्पत्ति में हमें लिखना होगा कि यह भारतीय उपमहाद्वीप का जो सबसे पुराना भूखंड है, भारतीय उपमहाद्वीप, यानी कि इसके अंदर हम सबको शामिल कर लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि को। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने भूखंड जिसे कहते हैं क्या इस नाम से, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसका क्या तात्पर्य हो गया, तो उसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई 4.6 बिलियन वर्ष पहले, उस समय पर हमारी जो पृथ्वी थी वह एक अखंड भूखंड यानी कि एक सिंगल लैंड मास के तौर पे थी, और समय बीतने पर फिर इसके अंदर विभाजन हुआ और ये दो हिस्सों के अंदर बट गई। वह हिस्से जो हैं, वह दो हिस्से जो बटे इसके,
यह इस प्रकार से बट गई और बीच में इसके एक सागर बन गया और इसके ये दो हिस्से हो गए। मैं यहां पर दिखाता हूं, ये तो ये इसके दो हिस्से हो गए और ऊपर का जो भाग है इसको तो कहते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये दक्षिण का हिस्सा है इसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। तो लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पूर्व, जिसे कहते हैं जुरैसिक काल, जिसमें डायनासोर पृथ्वी पर विचरण करते थे, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये भूखंड दो हिस्सों में टूट गया। दक्षिणी हिस्सा इसका गोंडवाना लैंड कहा गया और गोंडवाना लैंड जो है यही आधार बना फिर आगे चलकर वर्तमान के कुछ महाद्वीपों का, जिसमें दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हिस्सा जो है वह गोंडवाना लैंड का है। तो ये वाला भाग यानी कि इस लाइन के यहाँ पर यदि हम इसके दक्षिण की बात करें तो ये सारा का सारा हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा कहां तक, नीचे तक, ये सारा प्राचीन भूभाग है। ठीक हो गया, इसको ध्यान रखना आप लोगों को। फिर हो गया अगला पॉइंट आ गया, और इसकी आयु क्या कहेंगे फिर हम। अब इसके बाद क्या हुआ कि यह हमने पॉइंट पढ़ा कि इसका जो ये जो टूटा ये 20 करोड़ वर्ष पूर्व टूटा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि ये गोंडवाना लैंड जो ये हिस्सा है ये उत्तर की तरफ चला और ये जाकर टकराया यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन प्लेट को अभी फिलहाल हम समझने के लिए कह दीजिए ये जो तिब्बत का हिस्सा है इससे जाकर टकराया, और बीच में जो आपने दो लाइनों के बीच में जगह देखी थी उसे कहते थे टेथिस सागर। तो उस टेथिस सागर की तली से हिमालय का जन्म हुआ। इस तरीके से ये हिस्सा जो है, जो इसी के टक्कर लगने के कारण जो है वो हिमालय की भी उत्पत्ति हुई। अब देखते हैं इसकी आयु। तो ऊपर तो होगी उत्पत्ति, तो इस प्रायद्वीप पठार की जो आयु बैठेगी वह बैठेगी 50 करोड़ वर्ष पूर्व, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड हालांकि टूटा तो था, कब टूटा था वह 20 करोड़ वर्ष पहले, लेकिन ये हिस्सा तो पहले का ही था। तो इसकी कुल आयु जो होगी वह 20 करोड़ वर्ष कहलाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट हम इसके अंदर करेंगे वह क्या करना है उसके बारे में पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब जैसे आपने इसमें देखा कि इसकी आयु कितनी है, 50 करोड़ वर्ष पूर्व की। इसके सामने और क्या पॉइंट है ये देखिए, यह विशेषता। ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2021 की परीक्षा में। अब हम इसी की वजह से कि ये प्राचीनतम भूभाग है भारतीय उपमहाद्वीप का, तो उसकी वजह से इसका एक स्पेशल फीचर बनता है, विशेषता बनती है, वह कहलाती है कि यह भारत का, यह यानी कि प्रायद्वीप पठार, यह भारत का सबसे स्थिर, अर्थात सबसे स्थिर या स्टेबल भूभाग है। तो भारत में ये कहें कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से न्यूनतम हलचल, यानी कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे कम हलचल, दृष्टि से सबसे कम हलचल, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं भूकंप की जो तीव्रता है वो न्यूनतम कहाँ होगी। भारत की भूमि को 4 भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसको चिन्हित इस तरीके से करते हैं 2 से लेकर और 5 तक।
ये रोमन लेटर्स में 2, 3, 4 और 5 में दर्शाया जाता है। तो ये जो हिस्सा आता है यह न्यूनतम तीव्रता वाले भूकंप की स्थिति के क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इसका मतलब है यहां पर सबसे ज्यादा स्थिरता है। तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर हो गया अगला इसके बारे में, वह पढ़ते हैं कि इसमें चट्टान किस प्रकार की है। इस हिस्से में, तो इस हिस्से में जो चट्टान है, चट्टाने वह हैं किस प्रकार की, वह 2 प्रकार की चट्टाने हैं। एक तो आग्नेय जिसे कहते हैं इग्नियस रॉक्स, और ये आग्नेय जो हैं ये पृथ्वी के भीतर से जो मैग्मा निकलता है सतह के ऊपर, सतह पर आने पर जिसे लावा कहते हैं, उसके द्वारा निर्मित है। तो आग्नेय जो होगा यह इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो इसके ऊपर ग्रेनाइट के शेल मिलते हैं। और दूसरा जो है यह है इसमें कायांतरित प्रकार की चट्टानें मिलती है जिन्हें कहते हैं मेटामॉर्फिक। और मेटामॉर्फिक के अंतर्गत जो आते हैं एग्जाम्पल, वह आता है नीस, जिसको इस तरीके से लिखते हैं नीस इंग्लिश में, और हिंदी में नीस, या फिर इसको नाइस भी लिख देते हैं, तो कोई सा भी लिखे। ये असल में ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है जिसे नीस कहते हैं। तो मुख्य रूप से इस पे जो चट्टानें मिलेंगी ग्रेनाइट और नीस की मिलेंगी। ये पॉइंट हो गए। फिर अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु हम करते हैं कि इसका आकार, इसकी शेप और इसका झुकाव या ढाल, तो ये जो हिस्सा है हमारा प्रायद्वीप का, इसके बारे में क्या करना है कि ये जो हिस्सा है इसका झुकाव जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर झुका हुआ है, जिसका मतलब है कि जो पश्चिम का हिस्सा है वह होगा ऐसे, यानी कि जैसे मैंने उठाया इस तरीके से देखिए ऐसे। तो जो घड़ी वाला हिस्सा है ये पश्चिम है, तो यहां पर हिस्सा जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर होगा, और इधर की तरफ हिस्सा क्या होगा, इसका हिस्सा जो है थोड़ा सा नीचे होगा। यही कारण है कि देश की जो प्रमुख नदियां हैं वह सारी नदियां गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में। तो एक तो ये वाला पॉइंट। दूसरा है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वह औसत ऊंचाई है इसकी 300 से लेकर और 900 मीटर तक की इस प्रायद्वीप की औसत ऊंचाई। ठीक हो गया। एक एक बिंदुवार अगर हम इसको विभाजित करके पढ़ेंगे तो समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इसीलिए मैं इस सारे को ऐसी हेडिंग डालकर इसको अलग अलग आपको समझा रहा हूं। अगला जो हिस्सा आएगा इसका विस्तार, यानी कि कहां तक फैला हुआ है ये। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर है, और झुकाव का क्वेश्चन भी मैं अभी 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो अगला देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार का मतलब हो गया इसका एक्सटेंशन कहां तक है। तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो हम एक चीज देखते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण तक इसका जो विस्तार है वह 1600 किलोमीटर है, यानी कि यहां से शुरू होकर यहां तक जाएंगे। और दक्षिण और पूर्व से पश्चिम या पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार वह बैठता है 1400 किलोमीटर। ये 1400 किलोमीटर। तो ये तो हो गया इसके विस्तार की बात। दूसरा हो गया अब इसका पश्चिमी सिरा कौन सा है। इसका पश्चिमी सिरा
तो इसका जो पश्चिमी सिरा है वह बनाती है एक पर्वत श्रेणी जिसको कहते हैं अरावली। तो ये जो अरावली पर्वत हैं ये वाले, ये इसका पश्चिमी सिरा है। तो इसका पश्चिमी सिरा हम लिखेंगे अरावली, जो राजस्थान में पड़ रहा है। अब इसका पूर्वी सिरा, पूर्वी जो सिरा है वह कौन सा है? यहां पर पड़ता है छोटा नागपुर का पठार। ये हिस्सा जो है ये कहलाता है छोटा नागपुर का पठार, जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका विस्तार यहां तक है और फिर हालांकि यहां पर जाकर ये समाप्त नहीं हो रहा और इसका विस्तार हम आगे देखते हैं। हालांकि इसका पूर्वोत्तर, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, इसका पूर्वोत्तर यानी कि ईस्टवर्ड पूर्वोत्तर विस्तार कहां तक है? यहां पर ध्यान रखना है। मेघालय का जो पठार है, मेघालय पठार, यानी कि ये जो हिस्सा है ये वाला, ये हो गया हमारा मेघालय। तो ये सारा मेघालय का जो पठार है ये असल में है तो उत्तर पूर्वी राज्य है, लेकिन ध्यान रखना है कि यह किसका विस्तार है? यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। और यह अलग कैसे हुआ? यह अलग हुआ यहां पर जो है, यहां पर बंगाल में एक जगह पड़ती है मालदा, तो इसे कहते हैं मालदा, मालदा गैप, मालदा का दर्रा। यानी कि ये जो हिस्सा मैंने बना रखा है जहां पर आप, मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूं, यानी कि ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का हिस्सा जो है वह नीचे की तरफ धस गया, तो उसके धसने की वजह से मेघालय का जो हिस्सा है वह हमें इससे अलग प्रतीत होता है। लेकिन भूवैज्ञानिक दृष्टि से, जियोलॉजिकली जो है, ये मेघालय भी प्रायद्वीप का ही हिस्सा है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन था। मेघालय पठार जो किसके द्वारा अलग किया गया है? मेघालय पठार जो मालदा दर्रे यानी कि गैप के द्वारा प्रायद्वीप पठार से पृथक हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और ये बात यहीं पर ही खत्म नहीं हो रही, यानी कि जो मैं यहाँ प्राय इसकी बात कर रहा हूं ये यहीं पर जाकर खत्म नहीं होगी। अभी हमें यहाँ पर और भी पॉइंट्स हैं जिसके इसका विस्तार में एक हिस्सा और है जिसको कहते हैं ये, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूं। तो एक तो मेघालय का पठार हो गया और एक जो हिस्सा है वह क्या कहलाता है? अगला हिस्सा जो है वह कहलाता है कार्बी आंगलोंग। ये कार्बी आंगलोंग ये पड़ता है असम में। तो मेघालय का पठार तो जान ही रहे मेघालय में, तो कार्बी आंगलोंग जो पड़ता है यह पड़ता है असम राज्य में। तो यहां पर भी मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। ये हिस्सा होगा ये वाला, जिसको मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूं। तो ये जो ग्रीन कलर से यहां पर दिखाया गया है ये कार्बी आंगलोंग पठार है, जिसके उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। तो इसका विस्तार जो है वह हम देख रहे हैं कि इसका विस्तार हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में असम राज्य तक फैला हुआ है। ये हो गया हमारा। अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और अगला पॉइंट और देखते हैं। फिर है इसके भाग, यानी कि क्या हम इसको वर्गीकृत करते हैं? ये फिर क्वेश्चन है यूपीएसआई का 2021 में पूछा गया। तो यहां पर देखते हैं इसके भाग, या हम कहें इसके विभाजन। तो यह जो है ये प्रमुखतः है, इसको हम 3 हिस्सों के अंदर बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला वाला जो भाग है, पहला भाग ये कहलाता है मध्य या उच्च मध्य
भूमि। इसको ये भी लिखा होता है मध्य उच्च भूमि। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड्स। और दूसरा हिस्सा अभी मैं कुछ बताना जा रहा हूं, इसलिए मैं पहले दूसरा हिस्सा लिख देता हूं। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा वाला हिस्सा, ये दूसरा जो हिस्सा है इसका, ये कहलाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। तो असल में क्या है कि यहां पर एक नदी बहती है जो निकलती है अमरकंटक के पठार से, और इस तरीके से यहां से बहती हुई और ये गिर जाती है अरब सागर में। यहां पर ये अरब सागर है, इसको कहते हैं नर्मदा। तो नर्मदा नदी के बारे में दो क्वेश्चन जो है यूपीएसआई में पूछे कि नर्मदा नदी जो है उत्तर भारत के मैदानों को दक्षिण भारत से अलग करती है, यह भी सही है। और नर्मदा नदी ही यहां पर बह रही है, किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। तो नर्मदा नदी असल में विभाजन कर रही है किसका? ये विभाजन जो है इस तरीके से, मैं इसको यहां पर दिखा देता हूं। तो नर्मदा नदी के उत्तर में, इसके उत्तर में ये कहलाता है मध्य उच्च भूमि। कहां से शुरू होगी? यहां से इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे बुंदेलखंड, इसके अंतर्गत आ जाएगा बघेलखंड, इसके अंतर्गत आएगा छोटा नागपुर का पठार जो रेड कलर से दिखा रखा मैंने। तो इसके अंतर्गत अरावली से लेकर और छोटा नागपुर तक के सभी उप पठार यानी कि सब प्लेटू जो है इसमें शामिल होंगे। और ये वाला जो हिस्सा है नर्मदा नदी का, यह जो है नीचे की तरफ यहां से शुरू होकर और कन्याकुमारी तक, यह क्या कहलाएगा? इसे दक्कन का पठार कहते हैं, डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। और जो तीसरा हिस्सा है असल में इसका, वह तीसरा हिस्सा, ये तीसरा वाला हिस्सा कौन सा होगा? असल में ये पठार जो है यहाँ पर प्रायद्वीप में दोनों तरफ पर्वत श्रेणियों से ढका हुआ, घिरा हुआ है। तो पश्चिम में सह्याद्री, पूर्व में पूर्वाद्री, इन्हीं को कहते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट श्रेणी। तो इनका विस्तार यदि हम देखें तो यहां पर होगा, यहां से शुरू होकर और ये नीचे कन्याकुमारी तक इनका विस्तार है। ये कहलाते हैं सह्याद्री, और जो इधर की तरफ स्थित हैं वह सारे कहलाते हैं पूर्वाद्री, या इनको कहते हैं पूर्वी घाट। तो ये इनकी सीमा का निर्धारण करते हैं, पूर्वी और पश्चिमी सीमा। ठीक है। अब यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, जो मैंने आकार आपको लिखवाया था तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे ध्यान रखना कि ये जो आकार है, मैंने उस आकार में बताया था कि इसका ढाल है पूरब की, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आकार में एक पॉइंट और रखना है कि इसका जो आकार है वह त्रिकोणीय, त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर। तो शेप जो है इसकी ट्रायंगुलर है, ये हमें ध्यान रखना है। आप देखिए ये हिस्सा जो किस तरीके का बन रहा है, यहां से ले उत्तर भारत का मैदान, नीचे कन्याकुमारी और पश्चिम। तो इसकी जो चोटी है वो कन्याकुमारी निर्देशित कर रही है, और इसका आधार कहाँ है? इसका आधार ये उत्तर भारत के मैदान है। तो इसका आकार जो है इस रूप में है। अब देखते हैं इसमें जो नदियां हैं, मैं पूरा इसका स्वरूप बता रहा हूं, फिर इसके एक एक विभाजन को पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को इसको समझा रहा हूं, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि आपको ये बेहतर रूप से समझ में आएगा। जब समझ में आएगा
तो उसके आधार पर याद करना भी आसान हो जाता है। तो अगला जो हिस्सा है वह है होगी फिर नदियां। तो यहां नदियां कौन सी वाली हैं? तो यहां दो प्रकार की नदियां हैं, पश्चिम रुखी, पश्चिम की ओर बहने वाली, और इसमें हम ले लेंगे जैसे नर्मदा और तापी हो गई, जैसे नर्मदा, दूसरा नाम ले ले तापी। तो ये नदियां हैं जो ये वाली पश्चिम की ओर बह रही, और कुछ होगी पूर्व की ओर बहने वाली, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का नाम आ जाएगा। तो यहां पर हम गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इनके नाम ले सकते हैं प्रमुख नदियों के। और ढाल कैसा होगा भाई? ये जो है ये ऐसे है, यानी कि बहुत तीव्र नहीं है, तो इसलिए ढाल कैसा होगा? नदियों का ढाल मंद है, नदियों का ढाल मंद है। ठीक हो गया? ये हो गया हमारा नदियों के बारे में। तो जैसे मैंने यहां दिखाया है, तो नर्मदा नदी मैंने इधर दिखा दी, इसके नीचे ये तापी नदी है, गोदावरी इस तरीके से, फिर कृष्णा इस तरीके से, कावेरी नदी फिर ऐसे। तो ये दोनों रुखों की ओर, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के अंदर गिरने वाली नदियां इस प्रायद्वीप में हमें मिलती हैं। फिर आगे अगला, जलवायु कैसी है, इसकी जलवायु का क्या आधार है? तो देखो, एक क्वेश्चन आया कि भारत में जलवायु का निर्धारण जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो यदि मैं यहां पर ये देखूं कि जलवायु का निर्धारण, तो देश के अंदर जलवायु का निर्धारण करने वाली जो एक लाइन है वह कहलाती है कर्क रेखा। यह जो लाइन है इसको मैं बना देता हूं, यह है कर्क रेखा। ये इस तरीके 23.5 डिग्री के ऊपर ये स्थित है। तो ये लाइन जो है ये हो गई 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जिसे कहते हैं कर्क रेखा। तो इसके नीचे का जो भाग है, ये वाला भाग, यहां पर जो जलवायु है उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, यानी कि इसे कहते हैं ट्रॉपिकल इंग्लिश में। और जो उत्तर की तरफ ये वाला है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय एवं दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण मतलब जहां शीत होता है, या इसी को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय को कहते हैं सब ट्रॉपिकल। तो इस हिस्से को सब ट्रॉपिकल के नाम से भी जाना जाता है। यह हो गया हमारा वर्गीकरण। तो अब यदि मैं जलवायु की बात करूंगा प्रायद्वीपीय पठार की, तो मेरा उत्तर क्या होगा? यह मुख्यतः कहां पर है? यह मुख्यतः हमारे इस हिस्से में। तो यह जलवायु किस प्रकार की होगी? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की, क्योंकि भारत में मानसून प्रकार की जलवायु का ज्यादा प्रभाव है, तो हम इसको मानसून प्रकार की जलवायु भी कहते हैं भारत की। और यहां पर भी क्योंकि मानसून ही प्रमुख स्रोत है सिंचाई का, क्योंकि ये ज्यादातर हिस्सा जो है चट्टान है, ग्रेनाइट का, नीस का और अन्य रूपांतरित शैलों का। तो यहाँ पर नहरें बनाना, खुदाई करना बहुत कठिन काम है, लगभग असंभव है। इसीलिए यहाँ पर जो कृषि है वह मुख्यतः किस पर आश्रित है? वह मुख्यतः मानसून पर ही आश्रित है।
इसीलिए मानसून प्रकार की जलवायु कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु। अगला जो हमारा पॉइंट है ये होगी हमारी जलवायु से संबंधित। फिर आता है खनिज। तो प्रायद्वीप पठार को कहा जाता है भारत का खनिज भंडार, यानी कि मिनरल वेल्थ जो है भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी, इसी में। तो प्रायद्वीप पठार को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है। खनिज भंडार कहा जाता है। और जितने भी प्रमुख खनिज है भारत के अंदर, जैसे लोहा, अभ्रक, माइका कहते हैं इसको, जितने भी नाम लेंगे, कोयला आदि, वह अधिकांश हमें मिलते हैं इस क्षेत्र में। तो इस दृष्टि से भी ये भारत का बहुत संपन्न क्षेत्र है। और देश का जो कुल आधा भाग है पूरे भारत का, वह आधा भाग जो है इस प्रायद्वीपीय पठार से ही बनता है। तो आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है, इस प्रायद्वीप को हम कैसे जान सकते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, और इनके अब मैं क्वेश्चन करा देता हूं। ये पहला क्वेश्चन है, CHSL SSC के एग्जाम में क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन है कि भारत के प्रायद्वीप पठार का सामान्य ढाल जो है वह किस दिशा में है। तो अभी मैंने बताया था कि भारत के प्रायद्वीप का जो ढाल है वह किस दिशा में है। देखिए, हमने कहा ये इस दिशा में है, यानी कि इस तरीके से देखिए, ऐसे यहां से सही दिखाई देगा। तो पश्चिम का हिस्सा जो है उठा हुआ है ऐसे, और इधर का हिस्सा ढाल है। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसके अंदर, हमारा उत्तर होगा ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ये थर्ड वाला हमारा आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आसपास के क्षेत्र के ऊपर खड़ी समतल सतह वाली टेबल भूमि। मैंने कहा था कि जो पठार होता है वह मेज के जैसी आकृति होती है, जिसका शीर्ष जो होता है वह समतल या थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। क्या कहते हैं, पठार। तो ये क्वेश्चन DP कांस्टेबल 2021। आखिरी क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है। अभी मैंने बताया था जैसे आइसक्रीम खाने के लिए कोन आता है, उस कोन की आकृति किस तरीके की है, उसकी आकृति जो है वो त्रिकोणीय है। कोन जो है त्रिकोण या ट्रायंगुलर है। तो हमारा आंसर होगा त्रिकोण। तो यही क्वेश्चन थे। इसके अलावा अब जो अगले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर जो जो महत्वपूर्ण भू आकृतियां और या भूखंड हमें इस प्रायद्वीप पठार के अंदर मिलते हैं, उनको हम डिटेल से करेंगे। आपने समय निकालकर लेक्चर सुना और वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।